हेलो प्यारे बच्चों, जय श्री राम। मैं कुलदीप गौतम जेके संकल्प क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेक्चर 8 स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर 5 का लेक्चर 8 है। चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को कवर कर रहे हैं। अभी एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट चल रहा है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 कवर कर लेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 के लिए आगे की तरफ बढ़ चलेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 से। कौन सा प्रॉब्लम नंबर 17 एंड 18। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 में प्रॉब्लम नंबर 16 तक के प्रॉब्लम्स को सारा सॉल्व कर लिया, वन बाय वन, एक एक स्टेप में कैसे सॉल्व किया है पूरा फुल्ली डिस्क्रिप्शन वहाँ पे गिवन है, दिया गया है एंड बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ आप लोगों को सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराया गया है। सो इसी बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ बेहतरीन लेक्चर लेकर के आता रहता हूँ। जिन स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस पहुँचती है वे उनको पता है किस तरह का लेक्चर मैं कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। सो जिन स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस पहुँचती रहती है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट आने वाले नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचते रहे और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। इसके साथ ही साथ हम लोग इसके बाद जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स को पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एग्ज़ाम्स के साथ साथ मैंने कंप्लीट नहीं करा पाया, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से। सो कोई बात नहीं, कवर करेंगे वन बाय वन, जितना भी हो पा रहा है, पॉसिबल हो पा रहा है उतना ही कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग आज ये क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद 19 एंड 20 को। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिस। ये एपी गिवन है, इसमें लास्ट टर्म से हम लोग को 20th टर्म फाइंड करना है। लास्ट टर्म दैट इज़ ये लास्ट टर्म है, फिर इसके बाद ये फर्स्ट टर्म मान के चलूँगा, लास्ट से जब काउंट करूँगा तो फर्स्ट टर्म, फिर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसा कर करके 20th टर्म जब आएगा उसे फाइंड करना है हम लोग को। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले तो हम लोग देखेंगे गिवन क्या है। पहले हम लोग देखेंगे गिवन क्या है। गिवन एपी क्या है, एपी गिवन है 3, 8, 13 डैश 253। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, ये a = 3, d = 8 - 3 = 5 का डिफरेंस है। सो 5 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये 5 ग्रेटर होगा किसी इसके पहले वाले नंबर से। इसमें 5 माइनस करे तो इसके पहले का नंबर मिल जाएगा। क्या मिलेगा, सो to find 20th term from the last term, we need to we need to write the given sequence in reverse order.
सीक्वेंस इन रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो यहाँ से देखेंगे ये जो ऑर्डर था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। उल्टे ऑर्डर में अगर मैं लिखता चलूँ, पहले यहाँ इसे लिखूँगा फिर इसके पहले फिर इसके पहले, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो क्या करेंगे, दैट इज़ रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, दैट इज़ कैसे लिखेंगे 253। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 248, और कम करेंगे 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 243। फिर नेक्स्ट ऐसा कर करके चलता रहेगा, क्या आएगा 13, 8 एंड 3, ऐसा करके चलता रहेगा। अब यहाँ पे इसे हम लोग फर्स्ट टर्म मानेंगे। सो इन रिवर्स ऑर्डर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू 253। फर्स्ट टर्म A क्या हो जाएगा 253, एंड कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 5 था, उल्टा करने से -5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 248 माइनस 253 इज इक्वल्स टू -5 -5। समझ में आ गया, क्लियर है। ये तो हो गया हम लोगों का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म से। तो मुझे 20th टर्म फाइंड करना है। 20th टर्म फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, A और D फाइंड करना होगा। सो वी नो दैट AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। देयरफॉर A20 इज इक्वल्स टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट फाइंड करें आगे। A20 इज इक्वल्स टू, A की वैल्यू क्या है 253 प्लस 20 माइनस 1 क्या हो जाएगा 19 इंटू D की वैल्यू क्या है -5। जब रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो D की वैल्यू -5 हो गया। ठीक है। A20 इज इक्वल्स टू 253 माइनस 19 5 जा 95 माइनस 95। ठीक है, कितना बचा A20 इज इक्वल्स टू 158। So the 20th term from the last term is 158। जो 20th टर्म है लास्ट टर्म से वो कितना है 158 है। ऐसा ही एक प्रॉब्लम आया हुआ था एग्जाम्पल में जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसे मैंने दो तरह से सॉल्व करके दिखाया था। सीधा सॉल्व करेंगे फिर भी कैसे आएगा, एंड रिवर्स में सॉल्व करें फिर भी कैसे आएगा। रिवर्स में सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी मैंने दोनों तरह से सॉल्व करके बता दिया था बहुत अच्छे से। सो आई होप उस टाइम पे भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, वैसा ही अब यहाँ पे भी क्लियर हो चुका होगा। सो इसे नोट कर लें,
नेक्स्ट 18th नंबर हम लोग अब सॉल्व करेंगे। हो गया, नोट कर लिया। नेक्स्ट 18th नंबर, 18th नंबर क्या होगा? The sum of the 4th and the 8th term. The sum of the 4th and 8th term is 24. A4 गिवन है ना, ये गिवन है। क्या गिवन है? दो पार्ट में गिवन है तो दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक क्या गिवन है? A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज, दो केस दिया हुआ है। एक केस 4th और 8th टर्म को प्लस किया तो 24 दिया, और 6th और 10th टर्म को का सम निकाला तो 44। एंड A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। क्या हो जाएगा? हो जाएगा A प्लस, इसके लिए एक 4 की जगह पे A प्लस 3D कर सकते हैं, प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। क्लियर है? ये दोनों देखा तो 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, या 2 से डिवाइड कर लें पूरे इक्वेशन को, तो ये A हो जाएगा, ये 5D हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, इसे ऐसे कर ले। 2 कॉमन ले लिया, A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। A प्लस 5D इज इक्वल टू 24, सॉरी 12। ये क्या है? 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो ये डिवाइड करेगा 24 को, 12 ऑप्शन होगा। A इज इक्वल टू 12 माइनस 5D, 12 माइनस 5D। ये हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखें केस 2 क्या है? A प्लस 5D। A6 को 5D लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। कितना हो जाएगा? 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। 22 हो जाएगा, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, है ना? क्लियर हुआ? क्या करूँगा? A की वैल्यू यहाँ पे रख लूँगा, या फिर इसे भी कर लूँगा। A इज इक्वल टू 22 माइनस 7D इक्वेशन 2। अब यहाँ लिखूँगा फ्रॉम, इतना मैंने केस 1 केस 2 लिख लिया। कॉपी में आप लोग चाहें तो पहले इसे लिख लें केस 1 करके, फिर केस 2 में इसे लिख लें नीचे से उसकी, एंड उसके बाद फिर उसके नीचे अब जो मैं लिख रहा हूँ उसे लिखना है। पहले ये, फिर यहाँ जो लिखने जा रहा हूँ। क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम लोग देखें तो A की वैल्यू यहाँ भी है, A की वैल्यू यहाँ भी है। दैट इज़ ये दोनों सॉल्व करें तो इक्वल टू A आएगा, ये दोनों सॉल्व करें तो ये भी इक्वल टू A आएगा। दैट इज़ ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, है ना? ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। तो 12 माइनस 5D इज इक्वल टू 22 माइनस 7D। क्या हो जाएगा? 7D
लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ये राइट हैंड साइड। -5d पहले से है, ये -7d + 7d आ जाएगा। 22 - 12, ये दोनों 2d = 12 - 10, d = 5 हो जाएगा। d की वैल्यू कितनी हो गई? 5। क्लियर हो गया? d की वैल्यू 5 हो गई। d का वैल्यू पता चल गया। और उसके साथ साथ अब हम लोगों को a करना क्या है इसमें 18th नंबर में, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है। अब a निकालेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रखें, सेम टू सेम वैल्यू आने वाला है, अलग नहीं आने वाला है। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रखूं, d 5 है तो ये इस इक्वेशन 1 में रखूंगा। a = 12 - 5 × 5 क्या हो जाएगा? a = 12 - 25, a = -13। a की वैल्यू कितनी हो गई? -13 हो गई। सो फर्स्ट 3 टर्म, so the first required first 3 terms of the given AP A1 = a। A1 ही क्या होता है? a होता है, और a हमने फाइंड कर लिया -13। A2 = क्या हो जाएगा? a + d होता है जनरल फॉर्म में, a + d होता है। a की वैल्यू -13, d की वैल्यू +5। क्या हो जाएगा? -13 a की वैल्यू, d की वैल्यू +5 कितना हो जाएगा? -8। क्लियर है? A3 = a + 2d = a की वैल्यू -13 + 2 × d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू 5। -13 + 10 = -3 हो गया। क्लियर है? डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 का दिख रहा है ना? -8 माइनस प्लस, हाँ 5 का डिफरेंस है। ठीक, दैट इज -13 -8 -3। it is the required 3 terms, required 3 terms, यही 3 टर्म्स ज़रूरी वाले हैं। क्लियर हो गया? 17 18 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। जल्दी से नोट करें। अब इसके बाद 19 20 हम लोग करेंगे, लास्ट 2 बचे हुए। अब हम लोग 19 नंबर सॉल्व करने वाले हैं। 19 नंबर कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सुब्बा राव ने 1995 में काम स्टार्ट किया और उससे एनुअल सैलरी उसकी जो थी, साल की जो सैलरी थी 1 साल की, वो 5000 रुपीज़ थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और हर साल उसका जो 5000 सैलरी था उसमें 200 रुपये की बढ़ोतरी उसे
दिया जा रहा था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो कौन से साल में 7,000 रुपीज़ हो जाएगा उसका इनकम, ये बताना है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग देखें सैलरी ऑफ सुब्बाराव आफ्टर 1995 एनुअली, 1995 इज इक्वल टू एनुअली है तो 5,000 रुपीज़ है। या फिर इसे हम लोग इतना लेंथी ना लिख करके ऐसा भी लिख सकते हैं कि Subbaraw's salaries for first 3 years according to question, यहाँ लिखेंगे according to question, Subbaraw's salaries for first 3 years is equals to 5,200। सिंस 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 200 प्लस होता जाएगा, 5,400 ऐसा करके होगा, है ना। और इस तरह से या ऐसा चलता रहेगा। तो हम लोग अगर देखें तो ये एक सीक्वेंस बनाता है ना। सो obtained salaries या फिर बोले तो above salaries forming an AP, therefore A is equals to 5,000, D is equals to ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो D 200 है। D क्या है? 200 है। अब इसके साथ साथ हम लोग देखें तो कौन से ईयर में 7,000 सैलरी हो जाएगा। लेट Subbaraw's salary becomes 7,000 in nth year। nth ईयर में क्या हो जाएगा? 7,000 सैलरी हो जाएगा। देयरफॉर AN इज इक्वल टू 7,000। AN की वैल्यू होती है A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 7,000।
ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 5000 प्लस n -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 200 इज इक्वल टू 7000। 5000 राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, n -1 इंटू 200 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000। n -1 इंटू 200 इज इक्वल टू 2000। n -1 इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 200 कट हो जाएगा, ये दोनों ज़ीरो, ये ज़ीरो नीचे से कट जाएगा और ये हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा फिर, यहाँ देखें n -1 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 11, n क्या हो गया 11 हो गया। सो 11 साल में ये 7000 रुपीज़ हो जाएगा। So it is clear that so it is clear that Subha Rao's salary will reach ₹7,000 after 11 years, है ना। क्लियर है, या 11वें साल में, तो 11वें साल में 7000 तो हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लें इसे, फिर लास्ट 20th नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया ना सभी को, समझ में आ गया, नोट करें। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, कौन से ईयर में, तो 11वें साल में, आफ्टर नहीं होगा, रीच 7000 इन 11 ईयर्स, है ना, आफ्टर नहीं होगा। ठीक है, चलो नोट करते हैं इसको। सो हम लोग 20th नंबर देखेंगे। 20th नंबर क्या है, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. If in the nth week her weekly saving become 20.75, find it. क्या बोल रहे हैं कि रामकली हर सप्ताह वो पहले सप्ताह में पहले साल के एक साल के पहले सप्ताह में वो 5 रुपये क्या कर रही है, बचा पा रही है। ठीक है, एक साल है, उसके सैलरी का या फिर सैलरी हो या कुछ भी हो, कोई पैसे हैं जहाँ से उसकी अर्निंग हो रही है, एक साल का जो फर्स्ट वीक था उसमें 5 रुपीज़ सेविंग के रूप में उसने बचाया, 5 रुपये पहले सप्ताह में बचा लिया उसने। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीक में वो 5 रुपये के बाद 1.75 रुपीज़ इंक्रीज हो गया उसका सेविंग। समझना, फर्स्ट वीक जो था वो सपोज़ मैंने बोला मंडे से संडे तक हम लोग गए, मंडे से संडे तक गए, ये फर्स्ट वीक था, फर्स्ट वीक। इसमें इसका सेविंग क्या था, सेविंग था 5 रुपये का,
₹5 का। फिर नेक्स्ट आया सेकेंड वीक, उस साल का दूसरा सप्ताह आया। दूसरा सप्ताह फिर से मंडे से संडे तक गए, है ना। और उसमें जो सेविंग रहा होगा वो अब ₹5 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा? 1.75 ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6.75। समझ में आया? फिर थर्ड वीक अगर जाएं हम लोग, थर्ड वीक में जाएं हम लोग, तो मंडे से सैटरडे, मैंने मंडे से सैटरडे ऐसा संडे मान के चला है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मंडे से संडे ही होगा। मतलब एक सप्ताह का टाइम वो ले रहा है, एक सप्ताह के टाइम में उसने इतना सेविंग किया। फिर नेक्स्ट सेविंग क्या हो जाएगा? 1.75। फिर से प्लस कर लें इसमें, तो कितना हो जाएगा? 1.75 प्लस करें तो कितना होगा? 0 7 2 14 15 एंड 15 7 एंड 8 8.75 8.50 ठीक है, 8.50 हो जाएगा। 75 टू जा दिस, है ना। एंड इस तरह से और चलता जा रहा है। तो देखा जाए तो 1.75 का इंक्रीमेंट हो रहा है हर बार नए सेविंग में। तो इस तरह से ये कहीं ना कहीं एपी बना रहा है ना। क्लियर हो रहा है कि ये एपी बना रहा है। तो इसे सॉल्व करें फ्रॉम द according to the question, according to the question saving in first week of a year is equals to ₹5, and saving in second and third week will be, क्या हो जाएगा? 5 में प्लस करें अगर 1.75 तो 6.75 will be ₹6.75 and ₹8.50। क्लियर है? 8.50 कितना हो जाएगा? 8.50 एंड सो ऑन। और इस तरह से और भी चलता रहेगा। क्लियर है? और भी चलता रहेगा। सो ऐसा करते करते एक nth वीक आया। उस वीक में उसने ₹20.75 सेविंग करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उसके सेविंग में इंक्रीमेंट हो रहा था। और कितने का इंक्रीमेंट हो रहा था? हर सप्ताह के हिसाब से ₹1.75 इंक्रीज हो जा रहा था। सो इट इज clear that the saving is forming an AP, जो सेविंग है वो क्या बना रहा है? AP बना रहा है। Therefore obtained AP can be written as obtained AP
कैन बी रिटन एज, कैसा लिखा जा सकता है? 5, 6.75, 8.50 एंड सो ऐसा चलता रहेगा। एक सप्ताह में, एक साल में टोटल कितने वीक होते हैं? 52। क्लियर? यानी कुछ डेज होते हैं। डेज कैसा होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, वो बाद में देखेंगे हम लोग। ऐसा करते हुए हम लोग गए, ठीक है। सो A इज इक्वल टू 5, D इज इक्वल टू 1.75। A 5 है और D 1.75। क्यों? क्योंकि 1.75 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1.75। ऑल्सो क्या गिवन है? ऑल्सो saving in the nth week is equal to rupees 20.75. That is AN is equal to 20.75 is coming. A plus n minus 1 into D 20.75। A की वैल्यू क्या है? 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1.75 इज इक्वल टू 20.75। क्लियर हुआ? 5 माइनस करेंगे, n माइनस 1 इंटू 1.75 is equal to 20.75 माइनस 5। क्या बचेगा? सॉल्व करें आगे। क्या बचेगा? n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 15.75। क्या हो जाएगा? सॉल्व करें इसे। n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75। क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इज इक्वल टू, इससे डिवाइड कर लो इसे, कितना हो जाएगा? पॉइंट तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट का 2 डिजिट 15 डिवाइडेड बाई 175। तो इसे देखें, इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? कैसे? ये हो जाएगा 25, 5 जा 6 जा 7 जा, ये हो जाएगा 25। 150 को देखें तो 25, 5 जा 6 जा एंड 157 में 7, 25 3 जा 7, 9 जा, ये 9 आएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज 10, ये 10 हो जाएगा। n की वैल्यू 10 हो जाएगी। क्या फाइंड करना था? अच्छा, 10th वीक पे उसका जो सेविंग वीकली सेविंग जो होगा वो 10वें वीकली सेविंग पे 20.75 रुपीज़ सेविंग हो जाएगा। So in the 10th week Ramkali's weekly saving
वीकली सेविंग will become रामकली का जो वीकली सेविंग होगा will become ₹20.75 रुपीज़ इसका वीकली सेविंग हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। सो इस तरह से ये एक्सरसाइज 5.2 हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। 5.3 से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो भी होगा वो पढ़ लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक लेक्चर होगा, वो बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस उसमें आने वाले हैं। वहाँ पे जो 5.3 में हम लोग पढ़ेंगे सम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी ये एपी बन रहे थे इनको हम लोग nth टर्म फाइंड कर रहे थे या फिर कौन से नंबर का टर्म फाइंड करना है वो फाइंड कर रहे थे। लेकिन अब जो हम लोग फाइंड करेंगे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में 5.3 पे, उसमें हम लोग जितने भी टर्म्स गिवन होगा उन सभी का सम निकालना सीखेंगे और सम फॉर्मूला के थ्रू हम लोग निकालना सीखेंगे। ये सारा फार्मूला आप लोगों को पहले से ही पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रो दे करके फिर उसे सॉल्व करने वाला। ये डिस्क्राइब नहीं करूँगा कि वो फार्मूला बना कैसे, बस फार्मूला डायरेक्टली मैं बताने वाला हूँ एंड देन सॉल्व करने वाला हूँ। तो आज के लिए हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। जय हिंद।